Hello, everyone, and welcome to today's talk on mental health, one of the pressing issues these days. And our panelist is ready. I know many of you have so many questions in your mind, so you must be seeing a Q&A answer session. So please do not hesitate to send your questions there, and accordingly, as and when we find time after this event or when the event is going on, we will definitely answer your questions. So we have with us today an eminent panelist who is also a psychologist, counseling psychologist, and she is very much going to speak to us about the mental health issues. So, welcome to all of you. I can see many of the participants joining in. So, all of you are most welcome. We will definitely wait for some time as so many of you are so eager to have this kind of a session. If you have any questions in your mind, you can definitely shoot in the Q&A answer session. We unfortunately will not be able to hear you as in the microphone because everything is on mute mode. But we will definitely take up your questions through the Q&A answer session. So please give us some time as there are so many people who are trying to attend. And our panelist is very much online and she will be joining us very soon. So stay tuned. We are going to begin this session in a short while. If you have, in the meantime, any question and answer, there is a Q&A. You can see down below Q&A box where you can send us your questions if you have when the session is on. और हम दोनों में ही बात करेंगे. एक सुझाव आया है कि हिंदी में बोलिए. ऑफ कोर्स हम हिंदी में बोलेंगे और हमारे सारे कम्युनिकेशंस जो है वो हिंदी में ही होंगे. हमें थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा कि हम पूरी तरह से हो सकता है कि हिंदी में ना बात कर सकें, मगर हम ये जो सेशन है इस सेशन को हम 90% हिंदी में ही चलाएंगे. सो सभी को मेरा नमस्कार. क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें हमने न ही अपने ही स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स को इनवाइट किया है, हमने काफ़ी सारे लोगों को और भी इनवाइट किया है. आसपास के स्कूलों में भी हमने इनविटेशन भेजा है क्योंकि हमें लगा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है. और मैं इसीलिए अपना परिचय भी आपको देता हूं क्योंकि बहुत कोई ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं पहचानते होंगे. मेरा नाम रुद्रेंद्र बसक है. मैं हूं प्रिंसिपल एपीजे स्कूल का और मेरे साथ साथ मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन का भी परिचय कराना ज़रूरी है. तो एपीजे एजुकेशन सोसाइटी जो 1967 में एस्टैब्लिश हुई थी और जिसके अंतर्गत हमारा स्कूल एपीजे स्कूल चरखी दादरी की शुरुआत हुई थी 1992 में. So this school is serving this community of Charkhi Dadri for more than 25 years. 25 साल से भी ज़्यादा वर्ष इस स्कूल ने इस कम्युनिटी को सर्व किया है. डॉक्टर सत्यपाल, लेट डॉक्टर सत्यपाल जो एक प्रख्यात उद्योगपति थे, शिक्षाविद थे, परोपकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे. उन्होंने न देश की औद्योगिक और शैक्षिक परिदर्शिता को और गुणवत्ता उत्कृष्ट रूप से एपीजे ग्रुप, सत्य ग्रुप और एपीजे एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखी और हमारे प्रेरणा का स्रोत भी बने. तो शिक्षा सिर्फ शिक्षक द्वारा पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, ये छात्र को सिखाने की प्रक्रिया जो है वो प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है. एपीजे स्कूल चरखी दादरी छात्रों को कक्षा तक सीमित नहीं रखती है. स्कूल के बच्चे में समग्र सर्वांगीण विकास में विश्वास रखती है. हमारा मुख्य जोर सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्टता प्रदान करने में रहता है, जिसमें छात्रों को नैतिक रूप से ईमानदार होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और उनमें सच्चाई और सहिष्णुता के गुणों की नींव रखी जाती है. यही नहीं, हम भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तरदायी नागरिकता के विकास करने के लिए छात्रों में देशभक्ति, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं.
आई एम सॉरी, माय इंग्लिश हिंदी मे नॉट बी सो गुड, बट आई थिंक मेरे मन के जो भाव हैं वो मैंने आप तक पहुंचाया है. तो कुछ इंग्लिश में भी. डॉक्टर Satyapal's legacy is of excellence is being carried forward by his only child, Mrs. Sushma Paul Barlia, who is the current chairman of APJ Education Society. Mrs. Barlia has made outstanding contribution in ensuring that APJ's vision of quality education of global standards leading to man making and nation building is effectively reflected in the conceptualization and standardization of the academic programs and curricula across all the APJ institutions. So आज मुझे गर्व होता है कि एपीजे की फैमिली जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं उसमें 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. 60,000 से भी ज़्यादा एलुमनाई इन संस्थाओं से पास आउट हो चुके हैं और 2500 से भी लगभग फैकल्टीज यहाँ पे काम कर रहे हैं. और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज जो हमारे स्पीकर हैं वो भी हमारे ही स्कूल के एक एलुमनाई हैं. उनका नाम है मिसेस स्वाति सिंह. मैं उनको स्वाति कह के ही बुलाऊंगा क्योंकि वो हमारे ही स्कूल के एलुमनाई हैं. तो स्वाति सिंह हमारे स्कूल के एलुमनाई होने के साथ साथ एक मैं उनका परिचय करा देना चाहता हूं कि वो न ही हमारे स्कूल के सिर्फ एलुमनाई हैं बल्कि एक सफल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी है. इन्होंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और फिलहाल जेजेटी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी कर रही हैं जहां वो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं. और स्वाति जी ने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद, जीटीबी दिल्ली और मैक्स जैसे अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं दी हैं. तो उनका छोटे बच्चों के साथ काफ़ी लगाव है और वो काफ़ी सारे संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं. तो आई वेलकम स्वाति टू दिस प्रोग्राम. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Thank you so much, sir, for such kind introduction. And good evening, everybody. Right. Thank you very much. We are in fact very proud to have you as a speaker for today's show. तो दोस्तों और मेरे कोलीग्स जो भी इस शो को देख रहे हैं, शायद हमारे जीवन काल में शायद या आप सभी के जीवन काल में ये कोविड-19 या कोरोना की जो ये महामारी है ये सबसे बड़ी घातक और विनाशकारी घटना है. इससे पहले न हमें कोई इस तरह की एटलीस्ट हमारे जो जीवन काल है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एज ग्रुप के जो हैं शायद उन्होंने कभी इस तरह की महामारी का सामना नहीं किया है जिसमें काफ़ी लोग लाखों लोग मारे गए हैं और पूरे विश्व में. और अभी भी ये संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. चाहे वो विश्व का सबसे ताकतवर नेता कहें या चाहे वो आर्थिक रूप से सबसे सबल कोई हो, इस छोटे से वायरस के आगे सभी अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे हैं. जब ये कोरोना का प्रभाव समाज पे पड़ा, सामाजिक जो कार्यकलाप वो सारे करीब करीब बंद ही हो चुके हैं. तभी से हम लोग जो हैं सबसे जुदा जुदा सबसे अलग अलग रहने लगे हैं और हमें ये सलाह भी दी जा रही है. कंप्लीट लॉकडाउन में भी हमने ये देखा है कि हम अपने घरों में ही सीमित रह चुके हैं. तो जो हम लोगों के साथ सोसाइटी में मिलना जुलना होता था, कहीं आना जाना होता था, वो सारे जो नॉर्मल रूप थे वो सारे बंद हो चुके हैं. और आने वाले दिनों में शायद यही एक नया सामान्य या न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं वही होने वाला है. तो ऐसे में बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे फिजिकल हेल्थ पे ये प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारी जो मोबिलिटी है वो कम हो गई है. जो ऑफिस जाते थे लोग या बच्चे बाहर जाते थे वो कम हो गया है. मगर इसके साथ साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, उस पे भी कुछ समस्याएं आने वाले दिनों में हो सकता है प्रभावी रूप ले या बढ़ सके. तो स्वाति, इस
इस सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन, एक आपसे बातचीत का सेशन करते हुए मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि पेरेंट्स और बच्चे जब अपने आप को इस घर के माहौल में रख रहे हैं अपने आप को, और बिना ज़रूरत के कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो ये नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो इस सिचुएशन में मेंटल स्ट्रेस का आना मेरे ख्याल से लाजमी है किसी के भी मन में। तो आपको ये जो मेंटल स्ट्रेस है, इसको कैसे डील करते हैं या कैसे देखते हैं आप एज अ साइकोलॉजिस्ट? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट कि एपीजे स्कूल चरखी दादरी ने ये अवेयरनेस फैलाने में जो ये वेबिनार रखा है, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। क्योंकि हमें सबको अपने आप को इस इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए तो हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, हमें सब पता है इसके बारे में। पर हम जो निगलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे मेंटल इश्यूज हैं, इमोशनल, और किस तरीके से हम अपनी वेलबींग बनाए रखें, ये हम कोई नहीं समझ पा रहे हैं। तो जैसा कि आपका सवाल है कि इस वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर में अब बंद हो गए हैं कि घर में ही, घर की चार दीवारियों में रहना है। तो अब सिचुएशन ये कि जो पहले घर जो होता था, वो अभी एज कंपेयर टू पुराना घर नहीं रहा। अभी हमारा जो घर है वो हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स है, वही हमारा सोशल इंटरेक्शन का सोर्स है, वही हमारे वर्क स्पेस या बच्चों के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का वही एक सोर्स रह गया है कि हमें घर में रहकर इतने सारे फंक्शन करने हैं। तो इनफैक्ट इसको हम कहेंगे मल्टी फेसेटेड एक वेन्यू बन गया है, जिसमें एक स्ट्रक्चर है और कई सारे फंक्शन हमें करने पड़ रहे हैं। तो जब ये स्टार्ट हुआ, तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो सबके मन में काफ़ी खुशी का माहौल था कि जो हम समय अपने घर में बिताना चाहते थे, हम चाहते थे कि थोड़ा समय मिल जाए तो हम ये चीज़ कर लें, हम कोई चीज़ सीख लें, या अपनी कोई बुक फिनिश कर लें, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। पर जैसे जैसे ये वक्त बीतता गया, लॉकडाउन एक्सटेंशन होता गया, और इसी तरीके से हमें अपने घर में ही रहना है, तो कुछ प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि साथ में जो पहले तो एक कोई रूटीन नहीं था, सब छुट्टियों जैसा माहौल था, पर उसके बाद बच्चों के स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। जो वर्क फ्रॉम होम के जो काम करते हैं घर से, वो उनके भी टारगेट्स सेट होने लगे, उनको फुलफिल करने हैं। और सबसे बड़ी बात है, हाउस होल्ड कोई मेड नहीं है, तो मदर्स भी, जो वाइफ्स हैं, वो सारी एंगेज हो गई। तो अभी घर के माहौल में, उसी घर के माहौल में जो सारे काम हो रहे थे, अब अपने अपने रोल्स भी डेजिग्नेट हो गई कि हमें ये करना है, वो करना है। इसकी वजह से जो हमें अब सुनने को आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे के प्रति। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स भी हो रहे हैं, पर बच्चे भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ना एक आइडेंटिटी है कि वो स्कूल जाना है उनको, और वहाँ पढ़ना है, उनके टीचर से उनकी इंटरेक्शन है, उनके फ्रेंड्स से इंटरेक्शन है, बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर, कितना सब कुछ बच्चे करते हैं। तो वो सब कुछ खत्म होके अब घर में रहकर ऑनलाइन क्लास करना है, तो बच्चों में इस वजह से काफ़ी इरिटेबिलिटी आ गई है, काफ़ी मूडी हो गए हैं, और ना समझ वाली फीलिंग आ गई है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। और दूसरी ओर पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स के अपने बड़े इश्यूज हैं, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं, किसी की सैलरी रुक गई है, या किसी का बिजनेस में इतना ज़्यादा रुकावट आ गई, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्फेक्शन से भी डर लगा बना हुआ है कि कैसे हमें कोई इन्फेक्शन ना पकड़ जाए, या सोशली जो हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसकी वजह से इतने इमोशनल प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहे हैं, जो कर तो रहे हैं, पर हमें ये पता ही नहीं है कि ये सारे भी मुद्दे हैं जिन पे हमें गौर करना है। तो जब सब साथ में रहते हुए इतने सारे इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉल्स आते हैं इन सब चीज़ों के कि हम कैसे इन्हें सॉल्व करें, कैसे नहीं करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो रहता है, हम जो सजेस्ट करते हैं कि आप कम्युनिकेट करें,
अपने घर वालों से, अपने एक दूसरे स्पाउसेस अपने से बात करें, अपने बच्चों से बात करें। कम्युनिकेशन इज द की। कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो जिंदगी अभी हमें देखनी पड़ रही है ये ही नॉर्मल है, ये ही न्यू नॉर्मल के नाम से अब जान रहे हैं हम। इसे कैसे अडेप्ट करना है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम अडेप्ट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करेंगे, तो हम आगे बहुत अच्छे से इस चीज़ से निकल पाएंगे। जब सब कुछ नॉर्मल सेटिंग हो जाएगी कभी, अभी नहीं पता कि कब ये कोरोना वायरस जाएगा, पर जब भी जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल होगा, तो हमने इस पीरियड में जो भी वर्च्यूज गेन किए हैं, जो भी अपनी बॉन्डिंग बढ़ाई है, तो एज अ फैमिली हम काफी स्ट्रांग होके निकलेंगे इन सब चीजों में। ओके, थैंक यू, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड टेक दिस पॉइंट कि एक दूसरे के साथ हमें जो है कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातें करते रहनी चाहिए, ताकि कभी कभार हमने देखा है कि ये बातें कम होती है, हम ज़्यादातर अपने मोबाइल फोन्स में लगे हुए रहते हैं, बट वर्बल कम्युनिकेशन अब एक दूसरे के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू स्वाति, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा। एक चीज़ जो हमने अभी देखा है कि हम जब जब ये पैंडेमिक का माहौल है, तो बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं एक थोड़े से डर की भावना है, क्योंकि हम डायरेक्टली बच्चों से कभी बात तो करते नहीं इस बारे में, और दूसरा ये है कि हम जो नॉलेज, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो हमारे टीवी चैनल्स से आते हैं, या फिर व्हाट्सएप से जो बहुत हद तक कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ भी स्प्रेड होते हैं। तो टीवी पे जब बताया जाता है तो जो बताता है वही बड़े डरावने तरीके से बताता है, ताकि हमारे मन में घबराहट हो जाए। तो बच्चों से जब हम ये डायरेक्टली बात नहीं करते, तो ये भी रिसर्च में शायद देखा गया है कि बच्चों के मन में भी एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आते नहीं है, हमने उनको घर पे रख दिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये एक डर की भावना के उनके दिमाग में रह जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या हमें इस पेंडेमिक के बारे में बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, या हमें इस चीज से परहेज करना चाहिए? सर, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एज एन अडल्ट हमें ये लगता रहता है कि हमें तो पता ही है, और तो बच्चों को भी पता ही है होगा कि ये क्या चल रहा है, कोरोना वायरस आउटब्रेक, क्योंकि कहीं ना कहीं से न्यूज भी सुन रहे हैं, या तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को पता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप कभी पूछ के देखेंगे, मैं ये कहती हूँ अपने पेरेंट्स को कि यू शुड आस्क योर चिल्ड्रन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोना वायरस। जो अभी चल रहा है, इसको आप उनकी डेफिनेशन तो समझिए उनकी। तो ये बड़ा, मैं आपके साथ केस शेयर करूंगी। एक पेरेंट ने अपने बच्चे से पूछा है, 5 साल की बच्ची से, कि कोरोना वायरस क्या है आपके लिए। तो वो बच्ची बोलती है कि कोरोना वायरस एक रेड बॉल है जिसमें से स्पाइकी चीजें निकल रही हैं, और मैं उसे देख के बड़ी डरी हुई हूँ कि वो मेरे अंदर अगर आ गई तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने कंक्लूजन निकाल लिया ये रेड बॉल है, उसके अंदर आएगा। एक दूसरा बच्चा है, उससे पूछा गया कि आपके लिए कोरोना वायरस क्या है। तो वो कहते हैं कोई भी चीज है जो जो चाइना से आई है। तो उनके दिमाग में ये बात है। और एक और एग्जांपल दूंगी, ये मेरी नीस का ही है। वो उनसे पूछा कि क्या है कोरोना वायरस। तो कहते कोरोना वायरस तो कुछ तो है जो हम घर से बाहर जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेगा और हम मर जाएंगे। तो आप ये समझिए कि बच्चे के दिमाग में अगर इस तरीके की बात है, तो आप उन्हें आगे प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे समझाएंगे जब वो बाहर जाएंगे, आप आसपास के लोगों से मिलेंगे, स्कूल में जाएंगे। तो जब उन्हें यही नहीं पता कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और हमें उसे कैसे डील करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, तो वो बच्चा नहीं है तैयार इसको फेस करने के लिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले तो आप पूछिए अपने बच्चे से कि उनकी डेफिनेशन क्या है, फिर यू शुड बी ऑनेस्ट एंड ब्रीफ विद द आंसर। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज अप्रोप्रिएट वाइज एक आंसर दीजिए कोरोना वायरस का, कि बच्चे को समझ में आए। बड़ी बड़ी बातें करके करेंगे तो छोटे बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा, बड़ा बच्चा तो वैसे ही उसको काफी चीजें समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें समझाना है कोरोना वायरस के बारे में, तो हमें ये कहना है कि
ये नॉर्मल वायरस की तरह ही वायरस है। जब हमें फ्लू होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो जो वायरस हमें तब आता है तभी वैसा ही वायरस है। पर प्रॉब्लम ये है इस वायरस के साथ कि इसकी ये जब होता है तो इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी जल्दी फैल जाता है कि अगर हम सबके सब हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो डॉक्टर्स कैसे हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। इस वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इतने सारे ट्रांसमिशन के पेशेंट ट्रांसमिशन हो जाएगा कोरोना का, तो इसलिए हम सब घर में रहते हैं, खुद को बचाते हैं और बाकियों को भी बचाते हैं कि जितना हम घर में रहेंगे तो इसके ट्रांसमिशन को रोक पाए। तो ये इंफॉर्मेशन है जो बच्चे को तो एटलीस्ट आप समझा सकते हैं कि वो आगे कभी भी आगे बाहर जाए तो उसे प्रिकॉशंस भी लेने पड़े। तो वो कैसे लेगा, किस चीज से लेगा? वो बॉल से नहीं बचेगा, वो बॉल ढूंढेगा बाहर जाके, या फिर वो अपनी किसी डर डर को ढूंढेगा कि वो चीज है कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है। तो आपको हमेशा बात करनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट वाइज समझाना चाहिए कि क्या है कोरोना वायरस, और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बात से क्या बनी आप वो समझिए। और WHO और यूनिसेफ जैसी साइट्स हैं, उन पे बैठ के आप दोनों मतलब घर के जने एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एक साथ मिलके एक्सप्लोर करें। उनको अकेले ना एक्सेस करने दें इस चीज को, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी काफी बहुत आ जाती है जो बच्चे के अंदर भय डाल सकती है। तो एक्सप्लोर करें वेबसाइट्स WHO यूनिसेफ की। और हम इम्पॉर्टेंट है मीडिया डिस्टेंसिंग, जैसे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, तो ये भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी पूरे घर, जो 24 घंटे की न्यूज चलती रहती है आजकल, तो 24/7 का इनका बिजनेस है, कुछ ना कुछ चलाना है और बहुत डरावनी इमेजेस दिखानी होती हैं। तो वो आपको लगता है कि आपके बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है, पर ऑब्वियसली वो बच्चा भी देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। तो यू शुड लिमिट योर मीडिया एक्सपोजर। आप लिमिट कर लीजिए अपने न्यूज की कि मेरे को पूरे दिन में आधा घंटा या 1 घंटा देखना है, और बच्चा जब वहां पे ना हो तब देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरीके की एंजाइटी, जो यूजलेस एंजाइटी है, वो बच्चों में आए। That's very nice. I think we all have to be, हमें सबको सतर्क करना है। अभी एक भूपेंद्र सिंह, मिस्टर भूपेंद्र सिंह का एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी एसेस द मेंटल हेल्थ? वेल भूपेंद्र जी, हम आपके सवाल का इसी सेशन में आंसर देंगे। मेरा अभी स्वाति आपसे ये जानना है कि हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मान लीजिए जो एंजाइटी के बारे में आपने बात की है, तो बच्चों में अगर ये विभिन्न एज ग्रुप हैं, तो जैसे हमने, आप छोटे बच्चे हैं तो हम उनको एक तरीके से समझाएं, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। तो हर एज ग्रुप के बच्चों का हम किस तरह से एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं उसको कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर पाएं, क्योंकि ये तो एक प्रोफेशनल चीज है, फिर भी हम आपसे छोटे मोटे तौर पे जानना चाहेंगे कि क्या साइंस है आइडेंटिफाई करने के एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे चीजों के, जो बच्चे हैं इनके एज ग्रुप। पहले तो हमें एंजाइटी समझनी चाहिए कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी यूजुअल टर्म्स में हम इसे घबराहट कहते हैं, जो हमें ऑप्टिमम लेवल में सब में ही होती भी है, क्योंकि वो चाहिए हमें कोई भी टास्क फुलफिल करने के लिए। थोड़ी सी एंजाइटी तो हमें चाहिए ही होती है। तो एंजाइटी बच्चे को पहले ही समझाएं कि एंजाइटी इज एन इमोशन, और बच्चे को समझाने के साथ साथ आप भी समझे कि वो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंजाइटी होना लाजमी है। और कोरोना वायरस पेंडेमिक तो एक्चुअली में एंजाइटी का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जिसमें कोई भी एंशियस हो सकता है। तो इसके लिए एक मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, अगर आपको साइंस और सिम्टम्स समझने हैं एंजाइटी के, जी प्लीज तो प्लीज मैं कुछ शेयर करना शेयर चाहती किए, हाँ प्लीज शेयर किए। हूँ। इज इट विजिबल सर नाउ? या इट्स परफेक्टली विजिबल, यस यस। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वन, कभी तो मैंने मास्टर्स में शायद बनाई थी। तो ये साइंस ऑफ एंजाइटी है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, मैं आपको शो करूंगी। 5 साल के अंदर जो किड्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 5 साल से छोटे बच्चे टेंट्रम शो करते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में अपने हाथ पैर
पटकना कहते हैं, या अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाना या किसी तरीके से अटेंशन सीख करना और टेंट्रम्स दिखाना एक एक सिम्टम होता है। दूसरा होता है चिल्लाना, बिल्कुल भी कोई भी बात पे चिल्लाना, यूजलेस बात, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है और चिल्लाते रहना, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली चिल्लाने की हैबिट हो जाना, वो एक साइन है। एक साइन है क्लिंगिंग टू पेरेंट्स, मतलब जो बच्चे पहले इंडिपेंडेंटली काम कर लेते थे, मम्मी पापा हैं घर में या नहीं है, तो उनको इतना चिपक चिपक के नहीं रहना, पर अब क्या जो एंशियस बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा का साथ ही नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ चेंजेस हम कई बार पेरेंट्स फील करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थे बच्चे, काफी अपने में लगे रहते थे, पर अब कुछ तो हुआ है, वो पूरे टाइम मेरे से चिपके रहते हैं, तो ये भी एक साइन है। फिर आता है रिग्रेसिव बिहेवियर्स। कुछ जो डेवलपमेंटल हमारी स्टेजेस होती हैं वो हम पार कर जाते हैं, तो पर अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे जैसे एंजाइटी आ जाती है तो हम बैक टू अपने प्रीवियस बिहेवियर्स पे आ जाते हैं, जैसे बैक बेटिंग हो गया, तुतला के बोलना हो गया, या अंगूठा चूसना हो गया, या नेल बाइटिंग हो गया, जो बेसिकली बच्चे सीख चुके होते हैं, पर फिर भी क्योंकि कुछ उनके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो वो दे फॉल बैक टू दोस बिहेवियर्स अगेन। फिर आता है एक फियर ऑफ डार्कनेस। नहीं था पहले डर किसी अंधेरे का, पर अब डर बैठ गया उनके अंदर, कभी भी अकेले ना सोना, अंधेरे में जाना नहीं बिना किसी के सपोर्ट के, दैट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी। एंड अगेन क्राइंग मोर देन यूजुअली दे डू, हद से ज्यादा, बेहद ही ज्यादा, आपको अलग से ही दिखने लगेगा कि क्यों चिल्ला रहा है, तो ये एक साइन है, अंडरस्टैंड दैट। छोटे बच्चे जो होते हैं वो कई बार एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं अपने इमोशंस को, ये सब नहीं भी करेंगे, और हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चों के मन में कुछ चल रहा है। तो मैं हमेशा ये वाला एक फीलिंग चार्ट है, मैं सजेस्ट करती हूँ सब लोगों को कि आप अपने बच्चों को रेगुलरली इस तरीके के कुछ चार्ट दिखाते रहें कि उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, वो आप भी समझेंगे और बच्चा भी खुद भी रिलेट कर सकता है इजीली कि हाँ अभी मैं गुस्से में हूँ, या डरा हुआ हूँ, या मैं उदास हूँ। तो इस तरीके का चार्ट दिखाते हैं तो वो इजी हो जाता है रिलेट करना। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और मेरे ख्याल से ये काफी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे ख्याल से काफी स्कूलों में भी बच्चों को इस तरह के फेस के ड्राइंग करके कौन सा सैड है कौन सा हैप्पी है, क्योंकि अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो इन ड्राइंग के माध्यम से कभी कभार अपने दिल की बात को बता सकता है, अपने मूड को बता सकता है। सही बात है आपने जो कहा कि ड्राइंग वाली, मेरे पास एक एग्जांपल भी है कि मैंने एक पेरेंट को बोला कि आप इस तरीके का कुछ भी फीलिंग्स के लिए बच्चों का पता करने के लिए आप चार्ट दीजिए या उनसे कहिए कि कुछ बनाए। तो एक बच्ची ने मेरी क्लाइंट की डॉटर है, वो 5 साल की है, तो उनसे कहा कि आप बनाइए कुछ भी अपने मन का बनाइए जो आपके मन में चल रहा है। तो उस बच्ची ने एक हार्ट ड्रॉ किया और उसमें से उसके आसपास कुछ वर्ड्स लिख दिए जो वो फील कर रही है, एंड शी पॉइंटेड दोज एरोज टुवर्ड्स द हार्ट, कि वो अपने उसके मन में इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो देखिए अलग तरीके से उसने अपनी बातें समझाई और उसकी मदर को बहुत अच्छे से समझ भी आ गई कि क्या फीलिंग्स उसके अंदर चल रही। तो लेटर ऑन वी इफ यू कम टू 5 to 9 years ऑफ एज, 5 से 9 साल के बच्चों में हम बहुत विजिबली जो देख सकते हैं वो है चेंजेस इन एपेटाइट। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो यूजुअली से ज़्यादा खा रहे हैं खाना, या बहुत कम खा रहे हैं, कि डाइट एकदम बढ़ गई है या डाइट एकदम कम हो गई है, वो हमें दिखने लगता है। मदर्स को तो अच्छे से पता ही चल जाता है कि मेरा बच्चा अभी नहीं खा रहा है, तो वो दैट्स अ साइन, अगर वो यूजुअली से बहुत कम और यूजुअली से बहुत ज़्यादा खा रहा है। फिर आता है चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, अगेन बहुत ज़्यादा सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, रात में भी सो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। या फिर बिल्कुल नींद आनी बंद हो गई है, इंसोम्निया जैसी फीलिंग आ रही है, दैट्स अगेन अ साइन ऑफ एंजाइटी। देन वी कम टू फिजिकल पेन, जो कि जैसे स्टमक एक है और हेडेक्स है, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, कहीं ना कुछ दिक्कत उनके फिजिकली हो रही है। फिर आता है रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी, कि बहुत बेचैनी सी फील हो रही है, बच्चे कंप्लेन करते हैं ऐसे कि घबराहट है, बेचैनी है,
समझ नहीं आ रहा क्यों है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। फिर आता है मूडी और विड्रॉन। काफी मूडी हो जाते हैं, अलग से मूडी बच्चे दिखने लगते हैं कि क्या हो गया, इतना चिड़चिड़ा है, और विड्रॉ करता है खुद को, मतलब किसी सबके साथ बैठता नहीं है, अकेले जाके बैठ जाएगा बच्चा। तो अगेन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ साइन ऑफ एंजाइटी। अकेला बच्चा अकेला रहना चाह रहा है तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। और फिर आता है अग्रेसिवनेस या टेंडेंसी टू बैक आंसर। बहुत गुस्सा दिखाने लगना या उल्टा जवाब देना, कि जो आदत नहीं थी। मतलब मैं ये सारी चीजें वो बता रही हूँ जो यूजुअली बच्चे नहीं करते थे, नहीं दिखाते थे, पर कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं जो वो करने लगे। और पेरेंट्स, ऐसा मोमेंट हमेशा आता है जब पेरेंट्स को लगता है पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। तो मैं ये कहती हूँ, जब वो फीलिंग आ रही है कि कुछ चेंजेस हैं, अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम इमोशनल प्रॉब्लम गोइंग इनसाइड योर चाइल्ड्स माइंड, राइट। फिर और यही पहले जो फिर एक साइन है कि जो हम पहले एक्टिविटीज पसंद करते थे वो भी नहीं कर रहा है बच्चा। वो पहले ड्राइंग करना चाहता था, अब ड्राइंग नहीं करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल। और क्राइंग स्पेल्स तो ये मैं कहती हूँ हर किसी एज ग्रुप में दिख जाएंगे। रोने जैसी फीलिंग आना, रोते रहना इज अ साइन ऑफ एंजाइटी। फिर हम आते हैं 10 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके एक नए तरीके के डर पैदा हो जाना, जो जिससे डर, मैं कहूंगी कि कोई चीज भी नहीं है उससे घबराहट होना, डर लगना, एक नए तरीके के फियर डेवलप होना, फर्स्ट साइन ये होता है। सेकंड है स्किपिंग स्टडीज। पढ़ाई में मन नहीं लगना, छोड़ना। पहले स्कूल जैसे स्कूल खुले हुए थे तब किसी ना किसी बहाने से स्कूल को स्किप करने की कोशिश करना कि मुझे नहीं पढ़ाई करनी या मुझे नहीं जाना स्कूल। तीसरा है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी। अटेंशन, जो हम कंसंट्रेशन से पढ़ सकते थे अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, दैट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी। देन इट इज टायर्डनेस और फटीग, जिसे कहना कि आलस में या लेजीनेस, थके थके रहना। कंप्लेंट करते हैं बच्चे कि मुझे बहुत थकावट हो रही है, मेरे को कुछ करा नहीं जा रहा है, तो वो भी एक साइन है एंजाइटी का। और फिर से वही आ जाता है चेंजेस इन स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न्स। ये इन बड़े बच्चों में भी अगर ये देखा जाए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खाने में ज़्यादा, कम सोने में, दैट्स अ साइन अगेन। फिर आते हैं टीन्स। ये थोड़ी बड़ी उम्र हो गई और काफ़ी चेंजेस आते हैं वैसे भी हार्मोनल टीन्स में। तो ये अगर एंशियस होते हैं तो इनके दूसरे साइन होते हैं, जैसे काफ़ी डिप्रेस्ड लगना या नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आना। वो कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हमेशा नकारात्मक सोच सी बनी हुई है इसके मन में, उदासीनता सी है कि कोई प्रॉब्लम कुछ तो है। तो टीन्स में नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आप अच्छे से विजिबली देख सकते हैं। और देख सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आना एकदम से, कि पहले जो अच्छे से टास्क कर लेते थे वो अब नहीं कर सकते हैं, कुछ तो अपनी सेल्फ इमेज में से डाउट करने लगना कि नहीं कर सकता। और अगेन डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न्स अगेन इन दीज वंस। और ये खत्म हो जाता है, पर मैं ये कहती हूँ कि सबको ये कहती हूँ कि अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी इज अ वेरी रियल इमोशन एंड बहुत इट इज ओके टू हैव एंजाइटी एंड वी आर नॉट अलोन। बच्चों को समझाना कि बच्चे में तो है, बड़ों में भी हो जाती है एंजाइटी। तो एंजाइटी है, समझिए इस बात को, डील करिए। किस तरीके से डील करना है वो आप बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं, पर always make them understand that it is not a problem। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम, बड़ों की भी और छोटों की। एग्जैक्टली क्योंकि अभी एक क्वेश्चन भी आया है, हाउ टू ओवरकम दीज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड ओवर थिंकिंग। हम किस तरह से इसको ये एक बहुत बड़ा ये अलग ही एक टाइप का आंसर होगा। तो हम इस शेड्यूल में अभी डील नहीं करेंगे इसके, बट भूमि विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज एट अ लेटर स्टेज once this program is over and we have sufficient time to answer your question.
तो आगे बढ़ते हुए अभी आप ही की जो बात है उसी से मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा बच्चा अगर मान लीजिए एंजाइटी उसमें है या एंग्शियस है किसी भी कारण में, तो हाउ टू पेरेंट सच एन एंग्शियस चाइल्ड, हम ऐसे बच्चे को कैसे पेरेंटिंग कर सकते हैं इफेक्टिवली? इसके मैं आपको पॉइंट्स टिप्स बताऊंगी, कुछ 5 टिप आप ध्यान रखें और आपको लगता है आपके बच्चे के अंदर एंजाइटी हो रही है तो आप वो फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका होगा उसकी एंजाइटी का। सबसे पहला टिप है कि लिसन टू योर चाइल्ड and understand the issue, right? Listening is, I always say listening is the key to everybody's problem. अगर आप किसी की बात सुन लेंगे तो उसकी 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। पर आजकल हम क्या है कि इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी है, या फिर हम या तो खुद में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, पूछ तो लेते हैं हाउ आर यू, पर उसका जवाब का वेट भी नहीं करते हैं कि उसने बोला क्या है, उसने उसने बोला आई एम गुड और मुंह लटका के बोला है, तो हम ये तो देखेंगे नहीं कि उसके एक्सप्रेशन क्या है, और उसकी बात की आई एम गुड तो वो मान जाते हैं कि अच्छा है वो ठीक है। तो लिसनिंग इज द की। तो यहाँ पे भी सबसे पहला ही टिप यही है कि लिसन टू योर चाइल्ड। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम एंड इफ ही और शी इज टेलिंग यू तो आपको सुनना है। दूसरा है रिस्पेक्ट एंड वैलिडेट हिज और हर फीलिंग्स। बच्चे को अगर ये लगता है कि उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको उसके इमोशन के लिए वैलिडेशन है कि ये है चीज़, और मदर फादर समझ रहे हैं कि इस इमोशन को हमें डील करना है, तो बच्चा काफ़ी खुल के बताता है अपनी बात को कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो बेकार की है और मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। अगर आप उनको ये समझाएंगे और इत्मीनान से सुनेंगे उनकी बात और ये बताएंगे कि जाहिर है ये आपकी फीलिंग्स हैं और हमें इन्हें मैं समझ रहा हूँ आप बताइए, तो वो खुल के बताएंगे। दूसरी टिप है। फिर आता है कि एक बहुत अच्छी टिप है जो हम बहुत यूज करते हैं सीबीटी प्रैक्टिशनर्स की, एक वरी टाइम सेट करिए। वरी टाइम का मतलब है ये छोटे बच्चे मतलब बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है कि अगर एंजाइटी हो रही है और बहुत ज़्यादा हम वरी वरी किसी ना किसी प्रॉब्लम में सोचते रहते हैं जिसका कोई बेस नहीं है, तो एक वरी टाइम सेट करिए दिन में एक ही टाइम। जैसे आप शाम को 5 बजे आपको आपका वरी टाइम आपने सेट किया और वो करें आप 10 से 20 मिनट का, कि 10 से 20 मिनट तक मैं पूरे दिन तो नहीं करूँगा पर मेरी जितनी भी मेरे को टेंशन है या मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो वो उस समय में ही सोचूंगा। 10 से 20 मिनट के टाइम में ही जितनी वरी हैं दुनिया की जो मेरे दिमाग में चलती हैं, आई विल थिंक अबाउट दोज वरीज इन दैट टाइम स्पैन ओनली, नॉट आफ्टर दैट, नॉट बिफोर दैट। तो जो आपने अगर 15 मिनट सेट किया तो 15 मिनट के बाद आपको लगता है कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, तो आपको कॉन्शियसली अपने दिमाग में डालना है कि मैं कल सोचूंगा ना, कल भी वरी टाइम आएगा मेरा, कल नहीं होगा तो परसों भी सोचूंगा। तो इससे आप यू आर ट्रेनिंग योर माइंड दैट यू शुड नॉट बी वरीड ऑल द टाइम। 24/7 की जरूरत नहीं है, एक वरी टाइम स्पेसिफिकली आपको दिया गया है, वो आप कैसे भी अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं जो कंफर्टेबल लगे आपको टाइम। बस ये है कि रात में सोने से पहले तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितना सोच के सोएंगे तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। फिर आता है एक बहुत अच्छा है रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग, जो बहुत ही काम आती है, बहुत इजी है, बहुत पोर्टेबल है, कहीं पे भी हैं, स्कूल में, कॉलेज में, बस में बैठे हैं, आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको यू जस्ट हैव टू काउंट योर ब्रीथ्स और फोकस करना है उन ब्रीदिंग पैटर्न पे, आप जो ब्रीथ कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है। I can show you if you want. I can demonstrate that. Yeah, please go ahead. Um, what we have to do is we normal आप comfortably बैठिए, बस थोड़ा स्लाउच ना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ना बैठिए, नॉर्मल तरीके से बैठिए और अपने आंखें बंद करके जब आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो नोज से इनहेल करें और 5 बार अपने मन में
5 टाइम्स काउंट करें, 1 to 5, राइट। फिर आप जब सांस छोड़ें, जब एक्सहेल करें, एक्सहेल इट थ्रू योर माउथ एंड देन काउंट 10 टाइम्स। बेसिकली जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ें और थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं, डीप हमें इनहेल करना है। तो आई कैन डेमोन्स्ट्रेट यू दैट। So we have to close the eyes and then, okay, I'll just show you the counts, okay? I'm inhaling now. So we took our time to exhale. That's a deep breathing technique used for curing anxiety, okay? And फिर आता है मेरा फिफ्थ टिप कि हेल्प देम चैलेंज देयर एंजाइटीज और देयर क्यूरीज। किस तरीके की, कई बार तो एंजाइटी जो होती है वो उसका कोई बेस नहीं होता, हम बेकार में अपने मन गढ़न कहानियां बनाते रहेंगे, उसमें ही खुद को उलझाते रहेंगे। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उनको दे शुड आस्क देयर चाइल्ड कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, या आपको क्या लगता है कि ये चीज कब होगी। तो इससे क्या हो रहा है, यू आर मेकिंग देम चैलेंज देयर प्रॉब्लम्स, देयर फियर्स। एंड बहुत अच्छी टेक्निक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी आगे आपके काम आएगी इसकी वजह से कि यू आर चैलेंजिंग योर थॉट्स एंड बिलीव्स। So these are some tips to parent your anxious child. I think these are some of the very interesting tips which you have given, and maybe many of our parents and many of our students may follow these things. Very simple and can be applied. It is very important to know the reasons. Reason जानना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है. Until unless reason नहीं जानेंगे तो हमें हमारे मन को भी सांत्वना नहीं मिलती है और हम किसी अनजानी चीज के ऊपर ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ही खराब है हमारे लिए। मेंटल हेल्थ का टॉपिक हमने इसीलिए भी लिया है कि हम इसके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं। हमारे देश में ही ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई अपने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है तो उसको कभी पागल करार कर दिया जाता है, या ये एक स्टिग्मा है, इसको डिस्कस करना एक स्टिग्मा बन चुका है। जो हम चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को हमने इसीलिए लिया ताकि लोग दिल की बात जो है वो खुल के करें और अच्छी तरीके से करें, ताकि मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू आपके मन में नहीं आए। आपके दिल की बात शेयर करें, बातें करें, और अगर किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बिना हिचकिचाए, देयर आर सो मेनी हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स हु कैन बी कॉन्टेक्टेड। अभी आपने ही देखा, मन की बात अगर मन में ही रह जाती है तो सुशांत राजपूत का जो केस है, तो उसकी बात शायद लोगों तक नहीं पहुंची और शायद उसने ये कदम उठाया। तो मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, शुरुआत से ही रहा है, शायद फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा कंसर्न रहा है, मगर ये अभी भी हमारे देश में एक स्टिग्मा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको इसके बारे में बातचीत करें, इसको स्टिग्मा के तौर पे न रहने दें, और अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ सभी को अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने का एक जरिया प्रदान करें। मैं इस बात को कहना चाहूंगी सर। यस यस प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत चीजें तो हम खुद, हमें लगता है कि घर बैठ के खुद से ठीक कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी में तो हम बात कर लेंगे और ठीक हो जाएगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो तभी, जैसे अगर आपको बुखार है फॉर एग्जांपल, तो हम चलो 2 दिन वेट कर लेते हैं, 3 दिन वेट कर लेते हैं, घर में काढ़ा बना लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, पर मान लीजिए 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और बुखार उतर ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट लेंगे। ये सबको पता है कि बुखार नहीं उतर रहा तो हम जाएंगे, पर हमें ये नहीं पता अगर मन में कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है या इस तरीके की घबराहट ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बने बैठे हुए हैं आपकी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
और हम हमेशा ये कहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज जितनी जल्दी हम सॉल्व कर लें उतना ही उनका कम खत्म मतलब खत्म ही हो जाता है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहता। जैसे बुखार खत्म हो गया तो वो ज्यादा शरीर को खराब नहीं करेगा, पर अगर हम अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को या अपने किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम को लेके चलते जाएंगे तो वो हमारे मन पे इतना दुष्प्रभाव डालता है कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सब खत्म हो जाती है, हमारे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं। हम जैसे आप सर ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया ही क्यों? क्योंकि उसको कहीं कुछ दिखा ही नहीं कि मेरी कोई होप भी बची है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसमें कि वो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड कि वो सब कुछ कर रहा था अपनी जिंदगी में, बट सोचिए कि उसके मन में क्या रहा होगा। तो किसी स्टिग्मा की वजह से कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो मैं खुद के बारे में क्या सोचूंगा, मेरी फैमिली क्या सोचेंगे, ये चीज बड़ी है या किसी की जिंदगी बड़ी है, आप ये समझिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी अवेयरनेस आप अपने मन में जगाइए कि बहुत आम चीज है, नॉर्मल बीमारी की तरह है, उसे वैसे ही काउंटर कीजिए, ना कि उसे छुपाइए या बच के अपना काम चला ले, ऐसा नहीं है जी। Thank you, Swati, for endorsing my views. And ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आते हैं हम जो लॉकडाउन पीरियड में हैं, बच्चों की तरफ स्पेशली। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं इसमें। तो जो पढ़ाई जो पहले बच्चों की स्कूल में होती थी, लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है कि ये सारा ही बर्बाद हो चुका है। बच्चे अभी फिजिकली स्कूल में नहीं आते, जो एक दूसरे के टिफिन खाते थे, जो एक दूसरे के साथ बातें करते थे, वो सारा चीज बंद हो चुका है। खेल कूद जो मिलजुल के खेलना था वो बंद हो चुका है। घर पे भाई बहनों के साथ तो खेल लेते हैं, मगर जो अपने प्रिय दोस्त थे उनके साथ खेलना बंद हो चुका है। और मेरा ये जानना है कि इस टाइम में जो एजुकेशन चलाना, और आपको पता है कि 90% स्कूल्स शायद ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा ही रहे हैं। तो आपका, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एज अ साइकोलॉजिस्ट या आपका क्या ओपिनियन है इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? सर मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाई से कनेक्टेड रखें। तो ये जो इतना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना और उनको पढ़ाई से अलग ना होने देना तो बहुत ही अच्छा स्टेप। पर हमें सिर्फ ध्यान जो देना चाहिए वो ये है कि जो स्क्रीन टाइम होता है यूजुअली बच्चा जो देख रहा है टीवी अपने कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में, तो वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम दे सकता है। पर ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, नहीं तो जो उन्होंने पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे, आगे की तो उनकी पढ़ाई वैसे भी नहीं, फिजिकली तो स्कूल जा नहीं रहे हैं तो वो आगे की तो कोई भी पढ़ाई नहीं होनी है। और मैंने सुना है सर, इनफैक्ट एपीजे स्कूल काफ़ी पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि अच्छी इफेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, तो इट्स वेरी नाइस टू हियर दोज थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए ये आपसे जानना चाहूँगा, ये जो स्क्रीन टाइम की आप बात कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, और थोड़ा सा अगर विस्तार से बता दें ये कैसे कम। स्क्रीन टाइम होता है जो हम यू नो द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया के आगे, मतलब कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड्स हो गए या फिर स्मार्टफोन्स हो गए, मतलब एक जगह बैठ के टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस को देखते रहना, उसे स्क्रीन टाइम कहते हैं। और स्क्रीन टाइम जी इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल ने भी शुरुआत में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तभी हमने काफ़ी सारे क्लासेस रखे थे। एक स्ट्रेच में हमने क्लासेस रखे थे, करीब 7-8 क्लासेस होती थी, एकेडमिक क्लासेस होती थी, जिसमें हमने ये नोटिस किया धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद कि हाँ, स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हम घर पे भी ये महसूस कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, टीचर्स भी ये देख पा रहे थे कि एक फटीग सा आ जाता था। तो इसीलिए हमने अभी बाद में फिर हमने इसको रेक्टिफाई किया और रिसर्च को पढ़ते हुए हमने 4 जो क्लासेस हैं उन सिर्फ 4 एकेडमिक क्लासेस रखे 40 मिनट के, और बीच बीच में हमने
15-15 मिनट का गैप दिया, और 2 पीरियड ऐसे भी रखे हमने जिनमें बच्चों को हम स्क्रीन से उनका जो ध्यान है वो अलग हटा के, जैसे एक्टिविटी क्लासेस हो गए, आपके फिजिकल एजुकेशन हेल्थ क्लासेस हो गए जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ जाए, और बीच में जो 15 मिनट का जो गैप था उसको भी हमने कोशिश किया कि उस गैप को रखा जाए ताकि बच्चे वो 15 मिनट में कुछ अपना एक्सरसाइज कर ले। फिर एक जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें एक क्लास से दूसरे क्लास में लॉगिन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो हमने स्क्रीन टाइम को इस स्पेशली जो आप कह रही हैं उसको बहुत ही रिड्यूस किया है ताकि बच्चों पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और आपका कहना भी सही है कि पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, और इस मामले में अब जब बच्चे स्कूल में नहीं हैं तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मैं इस माध्यम से ही पेरेंट्स को कहना चाहूँगा जो हमसे जुड़े हुए हैं कि आपका सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अभी आपके साथ हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं मगर सबका चेहरा एक साथ दिखता नहीं है हमें। तो आपका बच्चा क्या कर रहा है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इन क्लासेस को और भी इफेक्टिवली चला पाएंगे और कोई भी स्कूल बहुत ही इफेक्टिवली चला पाएगा। So I think we have spent more than 1 hour now today discussing this fact. There are so many questions which are coming up. तो फाइनली जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को कुछ टिप्स और प्रदान करें ताकि हम वी कैन टेक बैक समथिंग विद अस व्हिच वी कैन प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। मेंटल हेल्थ का जो ये टॉपिक था आपने जो मुझे दिया कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का क्या चल रहा है मेंटल वेलबींग पे, तो मैंने एक इसकी भी प्रेजेंटेशन अपने से बनाई कि मैं दिखा सकूं कि जो देखते हैं वो इजीली थोड़ा समझ में आता है, रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये देखा था मैंने। तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, लेट मी शेयर विद यू। दिस इज द प्रेजेंटेशन। Yes, very clear. Thank you. Please go ahead. Okay. So, mental health care tips during COVID-19 lockdown. First is yoga. योगा एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट करती है, तो हम सब जानते हैं, पर जानना एक बात होती है और प्रैक्टिस करना एक बात होती है। इसलिए मैं ये सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने योगा ही डाला है कि योगा इतनी पॉजिटिव आउटकम है योगा के कि आपको इस समय इस स्ट्रेसफुल टाइम में योगा आप भी करें, अपने बच्चे को भी कराएं, रोज 1 घंटे रोजाना कराएंगे तो काफी इजी है इस लॉकडाउन के स्ट्रेस से निकलना। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, और हमारे को कामिंग टेक्निक्स सिखाता है, हमारे स्ट्रेस को हमें कैसे कोप करना है, पॉजिटिविटी बिल्ड होएगी तो नेगेटिविटी साइड में हो जाएगी। तो योगा के तो एम्पल, मतलब मैं कहूँगी कि इनफाइनाइट बेनिफिट्स हैं, तो हमें ज़रूर से 1 घंटा रोज बड़े बुजुर्ग बच्चे सब योगा करें। ये फर्स्ट टिप मैं कहूँगी कि मेरे लिए हमेशा योगा बहुत सही रहती है, बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी टू काम डाउन, राइट। एंड सेकंड इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं या कोई चीज में, जैसे ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, हम उसमें ना अपने इमोशंस और फीलिंग्स को वो एक जरिया बन जाता है। तो जो आपके वेंट आउट कहीं हो नहीं पा रहा, फ्रेंड्स नहीं है, मतलब उनसे मिलना नहीं हो रहा है, या ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो पहले होते थे उनसे हम बात कर लेते थे, अगर वो सब नहीं है तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्रिएटिव एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, कि स्टार्ट ड्राइंग समथिंग और राइट समथिंग, आप पोएम लिखें या कहानी लिखें या कुछ बहुत मतलब जो मन में आ रहा है उसको आप सिर्फ लिख भी लेंगे तो that will help you venting out your emotions and feelings। तो काफी काम करता है, जो मन में आ रहा है और हम लिख रहे हैं तो उससे हमारे मन में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिल रहा है, उसको एक जगह मिल रही है निकलने की। ये दैट्स द सेकंड पॉइंट।
कुछ टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल से, पर मैं ये थर्ड पॉइंट है लर्न समथिंग न्यू। शायद सर आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको पढ़ने में। कोई बात नहीं, ये समझ रहे हैं हम, जी यू जी। कैन गो अहेड प्लीज। लर्न समथिंग न्यू इज फॉर एवरीबॉडी। कोई उम्र नहीं है सीखने की। कोई भी जैसे हम अगर यूजुअल डेज होते हैं जो सीखा हुआ है, हमें लगता है कि क्या फ़ायदा है कुछ सीखने का, पर अगर हम जब भी अपने मन को, अपने दिमाग को कहते हैं कि हमें नया सीख रहे हैं या नया सीखना चाह रहे हैं, तो वो स्टिमुलेट करता है हमारी पॉजिटिविटी अंदर से जो आ जाती है एक नई, कि मुझे कुछ सीखना है या मैंने सीखा है। कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन लैंग्वेज है जो हम सीखना चाह रहे हैं, उसका एक वर्ड भी सीख जाएंगे, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय बोलना, तो हमें उस दिन ऐसा लगेगा कि ओहो मैंने क्या सीख लिया। तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। हमेशा किसी भी एज ग्रुप में आप कुछ नया सीखते रहें। मैं हमेशा कहती हूँ जो आपका मन करे आप वो सीखें, इंटरेस्टिंग लग रहा है वो सीखें। फिलहाल आप कहेंगे कि लॉकडाउन है तो हम क्या सीख सकते हैं, तो घर के भी बहुत काम है जो हमें नहीं आते हैं आजकल। बच्चों को नहीं, बच्चों को क्या, किसी को, बड़ों को भी जैसे घर के मेल्स हैं उनसे कह दें खाना बना लें तो वो नहीं बना सकते। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बच्चे ई लर्निंग के थ्रू भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, जल्द हम सीख लें और फिर वो ऑफलाइन भी हम उसको पढ़ लें या रिवाइज कर लें, उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो लर्न समथिंग न्यू इज़ वन ऑफ द गुड टेक्निक टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, दोनों सब कर सकते हैं। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू। प्रॉब्लम है ये, दिस इज रीडिंग अ बुक। सो रीडिंग अ बुक बेसिकली एक बिब्लियोथेरेपी करके एक वर्ड है जो जो कहती है बुक्स इज अ थेरेपी। बुक पढ़ना अपने आप में एक मेंटल वेलबींग को बढ़ाना है। कि जब हम बुक में अपने आप को किसी फिक्शन में या फिर किसी भी स्टोरी में अपने आप को एंग्रॉस करते हैं, तो हम खो जाते हैं उसमें। और उसमें एक रिलीफ मिलता है हमें कि एक एक दुनिया है, उसमें हम चले गए हैं कुछ टाइम के लिए, और एक अलग तरीके की फीलिंग आती है। बुक पढ़ना, किताब पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। जो भी ये करता है उसके, ये स्टडीज भी हुई है कि अगर हम 30 मिनट्स, आधा घंटा डेली किताब या आर्टिकल या कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, तो दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बीपी, हार्ट रेट एंड फीलिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। मतलब कुछ भी मन में प्रॉब्लम है, अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ने की आदत है, तो आधी हम उस चीज़ में उससे कम कर सकते हैं। और मन नहीं है, जैसे आप कहेंगे कि बहुत बच्चों को और बड़ों को पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कोई फिक्शन उठाएं, ऐसी थ्रिलर थ्रिलर बुक उठाएं जो नेक्स्ट 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 करने का मन खुद ही होता रहे कि क्या हो रहा है नेक्स्ट इवेंट। तो इंटरेस्ट बना रहता है और बुक्स पढ़ने की एक हैबिट बन जाती है किसी में भी। मेडिटेशन, आई एम सो सॉरी, मुझे ये पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है इसमें। नो प्रॉब्लम, वी आर अंडरस्टैंडिंग। आप बताइए। मेडिटेशन जैसे सब जानते हैं एक बहुत अच्छी क्रिया है, जिससे हम अपने, जैसे हम अपने मेडिटेशन होता है कि हम अपने थॉट्स को ट्रेन करते हैं कि वो इस एक डायरेक्शन में जाए, या जिस भी डायरेक्शन में हम भेज रहे हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत पॉजिटिव, योगा के साथ साथ एक मेडिटेशन टेक्निक बहुत अच्छी है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। काफ़ी टेक्निक्स इसमें आती हैं, जैसे गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं हम, या सिंपल प्रेयर या मंत्रा चैटिंग भी होती है। अगर वो हम करते हैं और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखते हैं, तो बहुत, काफ़ी स्टडीज हुई, काफ़ी क्या मतलब इतनी सारी स्टडीज हैं कि मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल या फिजिकल भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो वी शुड डू दिस प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन डेली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नलिंग। बेसिकली राइटिंग डाउन वट एवर कम्स टू योर माइंड। कुछ भी मन में आ रहा है, यू जस्ट जॉट इट डाउन। ये ना सोचते हुए कि कोई पढ़ेगा या किसी ने पढ़ लिया तो क्या, वो आप अपने लिए लिखें। लिख के चाहे फाड़ की, मतलब यू जस्ट
थ्रो इट समवेयर। पर लिखना जरूरी है। अपने मन की बात आप किसी से शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा बहुत मौका नहीं मिलता है हमें कि हम हमेशा कर पाए। बट इफ यू स्टार्ट राइटिंग, डायरी एंट्री करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो आप अपने आप में ही स्ट्रेस को, एंजाइटी को खुद ही अनकॉन्शियसली कम होता जाता है अपने मन में। तो पेरेंट्स को बच्चों में ये हैबिट कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है, एक बहुत अर्ली एज में। उसकी जिंदगी का वो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा आप लोगों की तरफ से, अगर हम डायरी एंट्री की एक टेक्निक बच्चे को सिखा दें, तो मन की जो भी प्रॉब्लम है वो लिखेगा और वो समझेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, एंड ही और शी विल थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम। वो रूट पे जाके उस पे डील करेगा, बजाय कि ऊपर ऊपर सरफेस पे ही सिर्फ वरीज लेके घूमता। सो आई थिंक Okay, these are extremely good points, Swati, I must say. And especially, we can, as an educationist, I think we can definitely have these points inculcated among our students. और दूसरी बात ये जो लास्ट में जो आपने जर्नल एंट्री के बारे में बताया, आई थिंक देयर आर मेनी पीपल जो सोने से पहले कम से कम एक पेज लिखते हैं कि क्या हुआ। और बच्चों को भी कभी कभी हम बताते हैं कि दिन में जो पढ़ाई करते हैं उनको एक पेज कम से कम जर्नल में लिख के अगर वो सोएं तो ये भी पता चल पाएगी, अपने बारे में पता चल पाएगा कि कहाँ पे हमने टाइम वेस्ट किया है, या हम किस तरह से अपने आप कहाँ पे हम थोड़ा पूरे दिन में कहाँ हम लो गए, कहाँ हम हाई गए। और इस तरह से मेंटल एक किसी को कहने जैसे हम कहते हैं उसी तरह हम डायरी में भी लिख पाएंगे और अपने अपना जो एंजाइटी लेवल है उसको हम कर सकेंगे। तो थैंक यू स्वाति जी, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल सेशन वी हैड। पूरे एपीजे एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो मैं क्विकली एक दो क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि हाउ डू वी कीप आवर स्पिरिट्स हाई ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो इसका तो आंसर मैं ही दे सकता हूँ कि एंजाइटी फ्री रहिए और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए जो मैडम ने कहा, और एक दो 5 से 10 मिनट अगर आप मेडिटेट करेंगे तो यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड दीज एंजाइटी थिंग्स विल बी गोइंग अवे। मैं सारे इसी सेशन के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। और भी ये है कि हाउ टू नॉट फील बैड when you are not able to succeed at any goal. Don't worry, Mr. Devansh, whoever you are, do not worry. कोई भी आपने जो कोशिश की है that will go a long way. Remember the journey is important, not the final destination. आपने जो अपने गोल है उनको किस तरह से हासिल करने की कोशिश की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपने इन गोल को हासिल करने में जो आपने रास्ते तय किए, उन रास्तों पे चलते हुए आपने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए वही जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है, न कि ऑलवेज बी सक्सेसफुल। आपको पता होगा बहुत सारे हमारे महानुभव ऐसे भी हुए हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, आइंस्टाइन हुए हैं, और भी कितने सारे एडिसन हुए हैं जिनके जीवन में पहले बहुत बार फेलियर आए मगर वो कोशिश करते रहे। सो डू नॉट एवर थिंक अबाउट योर फेलियर, ट्राई एंड ट्राई एंड आई थिंक यू विल सक्सीड। एक और क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी ईट हेल्दी, सॉरी, कैन वी ईट ऑयली फूड लाइक समोसा made at home? Of course, Himanshu, you can eat samosa made at home, and also you can share with us when the lockdown period is over, and we will come to your house and have samosa made at home. This is something wonderful. You can also try making samosa, which madam has told कि हमें भी household कुछ कुछ काम जो है सीखना चाहिए। So that would be a nice initiative. How do we explain those parents? One more question. How do we explain those parents roaming in the society with kids aged less than 5 years without mask and not realizing the intensity of the pandemic? I would say, sir, it is very unfortunate. और ये मास्क पहनना सिर्फ अपने आप को सेफ रखना नहीं है। हम सावधानी बरत रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे से कोई अपने प्रियजन को ये बीमारी फैले। तो सभी पेरेंट्स जो ऐसे हैं जो
इस तरह से इरेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कर रहे हैं, मास्क पहन के नहीं जा रहे हैं, उनको हमारा निवेदन रहेगा और सभी का निवेदन रहेगा कि वो मास्क पहने, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए और इस पैंडेमिक को लाइटली न लें। एक और टीचर या पेरेंट का कहना है, सम स्टूडेंट्स डू नॉट cannot attend online classes and they may suffer from anxiety and frustration. Can it affect their mental health? Of course, Sajjan ji, it can affect their mental health. Why will it not? तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई बच्चा है हमारे स्कूल में, हम उनकी मदद करेंगे। आप हमारे से हमें उनका नाम शेयर कीजिए। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस अवेलेबल जो हम यूज भी नहीं करते, कभी कभी हम उनको प्रोवाइड करेंगे और ताकि उनका सुचारू रूप से ऑनलाइन क्लास चलता रहे, हम उसकी सहायता करेंगे। और जहाँ तक हो सके हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं किसी भी हालत में इस मामले में सफ़र न करे कि उनके पास कोई डिवाइस नहीं है या फिर उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। हम उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और आपको सिर्फ हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से मजबूर बच्चे हैं। और भी एक क्वेश्चन आया है कि since kids are home and studying, but you know that there is a difference, like a student studying at home and studying in school. I am talking about strictness. So how will you cover all this after COVID-19? Well, I do agree with you, but मेरे ख्याल से बच्चों को रीजनेबल बनाना चाहिए। आपको उनके साथ बैठ के उनको समझाना चाहिए कि यही अभी के लिए न्यू नॉर्मल है, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप भी उनके साथ बैठिए मेरे ख्याल से। और बच्चे को स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है, बट बच्चे अगर सिंसियर हो जाए क्लास ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में, तो उनका एजुकेशन जो है उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर बिल्कुल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे अभी आपके पास हैं तो थोड़ा बहुत आप भी इन पे हमारी मदद करें। मैं मानता हूँ कि कभी कभार बच्चों पे उतना हम स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, मगर अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं और प्रिंसिपल बच्चे से बात कर सकता है, ताकि उसको थोड़ी सी और हम स्ट्रिक्टनेस लेवल पे लेके आ जाएं। ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई एम सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू टेक सो मेनी क्वेश्चंस। तो और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पढ़ रहा हूँ। सर, ड्यूरिंग दिस टाइम चिल्ड्रन आर सो मच अटैच्ड टू सोशल मीडिया, सो हाउ टू कीप देम अवे फ्रॉम इट। मेरा ये कहना है कि अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको समझाने का तरीका ही सबसे बेस्ट है। तो अगर आप उनको कहें कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के अलावा सोशलाइजेशन का और कोई तरीका नहीं है। तो आप इसका समय बांध सकते हैं बच्चों को कि आप आधा घंटा सोशल मीडिया पे रहें या आप 1 घंटा सोशल मीडिया पे रहें। और ऑफ कोर्स अगर वो छोटे बच्चे हैं तो मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एज अ फ्रेंड उनके साथ जुड़ सकते हैं और एक मॉनिटरिंग प्रोसेस भी रख सकते हैं। और एक ट्रस्ट भी बनाना ज़रूरी है बच्चों के साथ, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बच्चे फिर चोरी छुपे सोशल मीडिया पे जाएंगे। तो एक ट्रस्ट बनाने के लिए आपको उनसे बात करनी चाहिए और एकदम बैन करना बिल्कुल गलत है। तो आप उनको ऑफ कोर्स एक्सेस करने दीजिए, मगर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सेस करने दीजिए और ऑफ कोर्स सोशलाइज करने दीजिए। देयर इज नो हार्म इन इट। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बनते जाएगा कि हाँ आप हाफ एन आवर या 1 घंटा यूज़ करें, तो वैसे वैसे मेरे ख्याल से बच्चों को आदत पड़ती जाएगी। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ये भी एक स्क्रीन टाइम है। अगर आप टीवी सारा दिन देखते हैं तो वो भी एक स्क्रीन टाइम है। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, मतलब आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी एक स्क्रीन टाइम है जो दूसरे मानसिक रोगों को जन्म देता है, मेंटल हेल्थ को हार्म करता है। तो इसी के साथ आई थिंक there are many such questions and we will not be able to take. I hope we have been able to touch this topic quite well
हमारा इरादा यही था कि मेंटल अगर इश्यूज हैं तो उसको छुपाए नहीं, उसके बारे में बात करें, परिवार वालों से बात करें, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही लेवल तक आ गया है तो देयर आर काउंसलर्स just like Swati who are there to help you out. There are various government organizations. मुझे जितना पता है कि अभी एक टोल फ्री नंबर भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जहां पे आप फोन करके कॉल करके अपने मन की बात कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है. यू मे ट्राई दैट, एंड इन केस if you are facing any problem, please do contact the counselors without any hesitation. इसमें कोई hesitation की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए. This stigma should go away, that mental health is a problem. It happens with anybody. It can happen with anyone. सो थैंक यू स्वाति. आपको हम स्कूल में वेलकम करेंगे जब ये कोरोना का कहर दूर होगा, और हम बच्चों से भी आपके परिचय कराएंगे, और आशा करते हैं कि एपीजे एजुकेशन सोसाइटी के साथ आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बना रहेगा. एज एन एलुमनाई एंड एज अ स्कूल वी आर वेरी लकी टू हैव यू एज वेल. Thank you So so thank much, you sir. very much. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye.